हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मींस पीएफटी। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम पीएफटी की बात करें कि पीएफटी क्या होती है, तो एक प्रकार का टेस्ट है। पीएफटी का फुल फॉर्म होता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। दीज आर नॉन इन्वेसिव टेस्ट दैट शो हाउ वेल द लंग्स आर वर्किंग। ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है जिसमें हमें कोई इन्वेसिव प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसके हेल्प से हम जो है ये देख पाते हैं कि हमारा लंग्स जो है कैसे वर्क कर रहा है। इसको हम इसकी हेल्प से चेक करते हैं। द टेस्ट मेजर लंग वॉल्यूम्स, लंग कैपेसिटीज, रेट ऑफ फ्लो एंड गैस एक्सचेंज। जो हमारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, इसके द्वारा हम लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, रेट ऑफ फ्लो एंड गैसेस एक्सचेंज को जो है मेजर करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर डायग्नोस एंड डिसाइड द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टन लंग्स डिसऑर्डर। और जो हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है मीन्स डॉक्टर्स जो हैं, वो इस पीएफटी की हेल्प से, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की हेल्प से, जो लंग्स से रिलेटेड डिजीज होती हैं, चाहे वो सीओपीडी हो या कोई भी डिजीज हो, तो उसको क्योर करने में, उसको ट्रीट करने में, उसको डायग्नोस करने में बहुत हेल्प मिलती है। They provide complete evaluation of patient respiratory system including history, physical evaluation and tests. मेन पर्पज ऑफ पीएफटी, पीएफटी का जो मेन पर्पज होता है टू डिटरमाइन सीवियरिटी ऑफ पल्मोनरी प्रॉब्लम। तो पल्मोनरी प्रॉब्लम की सीवियरिटी को डिटरमाइन करना होता है कि कितना सीवियर है जो भी दिक्कत है पल्मोनरी से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें जो हमारे पल्मोनरी या लंग्स से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स, दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? दिस इज व्हेन एयर हैज ट्रबल फ्लो आउट ऑफ द लंग्स ड्यू टू एयरवे रेजिस्टेंस। एयरवे रेजिस्टेंस की वजह से जब हमारी जो लंग्स में एयर्स है वो अगर आउटफ्लो उसका ना हो पाए, मीन्स एक्सपिरेशन में अगर हमें प्रॉब्लम आती है, तो क्या होगा, वो उससे क्या दिक्कत होगी, वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर में आता है। दिस काजेज अ डिक्रीज फ्लो ऑफ एयर। इसकी वजह से एयर का जो फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव कब होगा? जब हमें एक्सपीरिएशन में प्रॉब्लम आने लगे, मीन्स एयर वे रेजिस्टेंस की वजह से एयर के आउटफ्लो में, मीन्स जो हमारा एक्सपीरिएशन है उसमें अगर प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्स्ट्रक्टिव होगा। इसकी वजह से जो एयर का फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर रेस्ट्रिक्टिव की बात करें तो दिस इज व्हेन द लंग्स टिश्यू आर चेस्ट मसल कैन नॉट एक्सपेंड इनफ। और रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, जो लंग्स के टिश्यूज हैं, चेस्ट की मसल्स हैं, वो जितना चाहिए उतना एक्सपेंड नहीं कर पा रही हैं, तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम जनरेट होती है तो वो होता है हमारा रिस्ट्रिक्टिव। दिस क्रिएट प्रॉब्लम विद एयर फ्लो मोस्टली ड्यू टू लंग, वो लोअर लंग वॉल्यूम्स। जब लोअर लंग वॉल्यूम्स हो जाता है तो उसकी वजह से मोस्टली रिस्ट्रिक्टिव प्रॉब्लम जनरेट होती है, क्योंकि हमारा लंग्स जो है पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है, चाहे वो चेस्ट मसल की में दिक्कत आने की वजह से हो गया हो या लंग्स टिश्यूज में प्रॉब्लम आने की वजह से हो गया हो। तो जब हमारा चेस्ट पूरी तरह से एक्सपेंड ना कर पाए, लंग्स में एक्सपेंशन में, चेस्ट में एक्सपेंशन ना आने पाए, तो रेस्ट्रिक्टिव होगा, और जब एक्सपीरेशन में प्रॉब्लम आने लगे तो ऑब्स्ट्रक्टिव होगा। अब अगर हम बात करें कि पीएफटी की आखिर नीड क्यों है, तो यू मे हैव पीएफटी इफ़ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर नीड हेल्प टू डायग्नोस यू विद हेल्थ प्रॉब्लम सच एज। जो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं उनको डायग्नोस करने के लिए, जैसे एलर्जी प्रॉब्लम जो है, एलर्जीज है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, या ट्रबल ब्रीदिंग फ्रॉम इंजरी टू द चेस्ट और रिसेंट सर्जरी, सर्जरी के टाइम, या चेस्ट में अगर ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई इंजरी हुई है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है चेस्ट से रिलेटेड इंजरी में, तो उसमें चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो क्रॉनिक लंग डिजीज हैं सच है जैसे अस्थमा, ब्रांकियोटेक्सिस, इम्फाइसेमा, क्रॉनिक ब्रांकाइटिस, जिसे हम पूरी तरह से मिला करके सीओपीडी बोल देते हैं, इसमें हम चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे हमारी जो क्या था, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज थी, उसको भी चेक करने के लिए करते हैं। जैसे एक है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज में एस्बेस्टोसिस, और लंग डिजीज काज्ड बाय इनहेलिंग एस्बेस्टॉस फाइबर्स। एस्बेस्टॉस जो है एक फाइबर्स है, उसको इनहेल करने की वजह से हो सक जाता है, तो उसे एस्बेस्टोसिस बोलते हैं, तो उसको चेक करने के लिए भी करते हैं। साथ ही साथ जो रेस्ट्रिक्टिव एयरवे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फ्रॉम स्कोलियोसिस, ट्यूमर या इन्फ्लामेशन या स्केरिंग ऑफ लंग्स, तो इसकी वजह से इसको भी चेक करने के लिए हम करते हैं। मीन्स इसमें हमें लंग्स की कंडीशन, लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी चेक करनी होती है। साथ ही साथ सार्कोइडोसिस अ डिजीज दैट काज लम्प्स ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स अराउंड ऑर्गन्स सच एज लीवर, लंग्स एंड स्प्लीन। सार्कोइडोसिस में क्या होता है, जो हमारे इन्फ्लामेटरी सेल्स होती हैं उनमें लंप बनने लगता है,
चाहे हमारे वो जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं लाइक लीवर, लंग्स, स्प्लीन, ये सारी हैं। साथ ही साथ स्क्लेरोडर्मा ऑफ ए डिजीज दैट काजेज थिकनिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। जो स्क्लेरोडर्मा होती है, जहाँ जहाँ हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें थिकनिंग और हार्डनिंग डेवलप करने लगती है। तो अगर ऐसा हमारे लंग्स एरिया में, चेस्ट एरिया में हो रहा है तो उसको भी चेक करने के लिए हम करते हैं, तो उसके लिए भी पीएफटी की ज़रूरत होती है। अब अगर हम बात करें पीएफटी का सिग्निफिकेंस क्या है, तो अगर हम बात करें पीएफटी के सिग्निफिकेंस की, तो पीएफटी हेल्प इन डायग्नोसिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेनी रेस्पिरेटरी डिजीज। जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं उनके डायग्नोसिस में और उनके डिफरेंशिएशन में कि रेस्ट्रिक्टिव है या ऑब्स्ट्रक्टिव है, उसमें हेल्प करती है। साथ ही साथ डायग्नोस एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, डिफरेंशिएट क्रोनिक ब्रांकाइटिस फ्रॉम ब्रांकियल अस्थमा। तो मीन्स जो डिजीजेज हैं उनको डिफरेंशिएशन में हेल्प करती है। एक्सप्लेन द काज ऑफ सिम्टम्स इन पेशेंट हु आर डिजीज एंड क्लिनिकली नॉर्मल। और इसकी वजह से हम, इसकी हेल्प से हम जो है ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट, कौन सा व्यक्ति नॉर्मल है, कौन सा पेशेंट जो है क्लिनिकली उसमें डिजीज डेवलप हो रही है। अर्ली डिटेक्शन भी कर सकते हैं एयरवे, जो स्मॉल एयरवेल डिजीज हो रही हैं उनके लिए। साथ ही साथ एसेसिंग द काज ऑफ डिजीज एंड इफेक्ट ऑफ थेरेपी। डिजीज के क्या कोर्स, हाँ सॉरी, कोर्स ऑफ डिजीज एंड इफेक्ट ऑफ थेरेपी। थेरेपी का क्या इफेक्ट है और डिजीज का कोर्स कितना है वो भी हम कर सकते हैं। जैसे कि एज स्टेरॉयड विद ब्रांकियल अस्थमा एंड रेडियोथेरेपी विद कैंसर। ब्रांकियल अस्थमा में स्टेरॉयड और रेडियोथेरेपी कैंसर में देते हैं, तो उसमें जो है हम एसेस कर सकते हैं इसकी हेल्प से। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ लंग्स डैमेज ड्यू टू ऑक्यूपेशनल इंजरी। ऑक्यूपेशनल इंजरी की वजह से जो लंग्स डैमेज होता है उसको भी हम एसेस कर सकते हैं। साथ ही साथ प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में भी इसका हम यूज करते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं हमारे पीएफटी, तो पीएफटी की अगर बात करें तो टेस्ट ऑफ वेंटिलेटरी फंक्शन पहला है, टेस्ट ऑफ या टेस्ट फॉर वेंटिलेटरी फंक्शन, जिसमें इवेल्युएट लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, जिसको हम रेस्पायरोमेट्री की हेल्प से करते हैं, जिसमें हम FVC, FEV1, FEF 25 to 75, MBV, अभी सबके बारे में हम डिटेल में बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मेजर करते हैं रेस्पायरोमेट्री में। साथ ही साथ बॉडी फ्लेथिस्मोग्राफी भी मेजर करते हैं। गैस डाइल्यूशन मेथड से जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, रेजिडुअल वॉल्यूम है, इसका हम डिटेक्शन करते हैं। तो हमारा टेस्ट ऑफ वेंटिलेटरी फंक्शन है, टेस्ट फॉर वेंटिलेटरी फंक्शन में आता है। दूसरा हमारा है टेस्ट फॉर गैसियस एक्सचेंज, और साथ ही साथ जो हमारा टेस्ट फॉर वेंटिलेटरी फंक्शन में है, इवेल्युएट हाइपर सेंसिटिविटी भी हम चेक कर सकते हैं, ब्रांको प्रोवोकेटिंग टेस्ट जिसे हम बोलते हैं। और अगर दूसरे की बात करें टेस्ट फॉर गैसियस एक्सचेंज के लिए, तो टेस्ट ऑफ डिफ्यूजन में जैसे हमारा आता है DLCO, ABGs, ऑक्सीमेट्री फॉर ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड कैपनोग्राफी फॉर ट्रांसक्यूटेनियस CO2 के लिए हम चेक करते हैं। तो ये जो हमारा पीएफटी है ये इसके टाइप्स थे। अब अगर हम थर्ड टाइप्स की बात करें तो कुछ अदर टाइप्स के टेस्ट होते हैं, जैसे टेस्ट फॉर लंग कंप्लायंस, टेस्ट फॉर रेजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस, जिसे हम इम्पल्स ऑसिलोमेट्री भी बोलते हैं, असेसमेंट ऑफ रीजनल लंग फंक्शंस, कार्डियोपल्मोनरी स्ट्रेस टेस्ट एंड इस असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मसल स्ट्रेंथ। साथ ही साथ ब्रीद कंडेंसेट इसको जो है हम चेक कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पीएफटी के अलग अलग टाइप्स थे। अब हम बात करते हैं रेस्पायरोमेट्री क्या होता है, जो पहला मोस्ट कॉमनली था। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में रेस्पायरोमेट्री आता है। मेजर हाउ मच एयर यू कैन ब्रीथ इन एंड आउट, जैसा कि हमने पहले ही बताया था एयर रेस्पायरोमेट्री में कि इसमें हम लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी चेक करते हैं। तो वही चीज़ इसमें बोल रहे हैं कि इसमें कितना एयर को हम इन कर रहे हैं, ब्रीथ इन कर रहे हैं एंड आउट कर रहे हैं, उसी को मेजर करते हैं। साथ ही साथ आल्सो मेजर हाउ फास्ट यू कैन इम्पटी द एयर आउट ऑफ द लंग्स, और कितना जल्दी आप लंग्स से एयर को बाहर निकाल सकते हैं, लंग्स को अपने इम्पटी कर सकते हैं, कितना जल्दी फिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। हेल्प्स डायग्नोस ब्रीदिंग प्रॉब्लम सच एज अस्थमा, COPD। तो ये जो दिक्कतें हैं इसको हम मेजर करते हैं। इफ़ यू कैन टेक मेडिसिन, रेस्पायरोमेट्री कैन हेल्प टू लर्न हाउ वेल द मेडिसिन आर वर्किंग। और अगर मान लीजिए कोई पर्सन जैसे मेडिसिन ले रहा है, जैसे अभी हम देख रहे थे कि रेडियोथेरेपी मीन्स कैंसर पेशेंट में और स्टेरॉइड्स, तो उससे भी ये है कि कितना हमारा लंग्स वर्किंग कर रहा है, कितना ठीक हो रहा है, रेस्पायरोमेट्री की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं।
इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर मेजरिंग द एयर कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। जो एयर की कैपेसिटी लंग्स है उसको हम मेजर कर सकते हैं। साथ ही साथ मेजरमेंट ऑफ द पैटर्न ऑफ एयर मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग कंट्रोल्ड वेंटिलेटरी मैन्यूवर। तो इसमें कितना हमारे लंग्स में एयर इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम है रेस्पायरोमीटर। इज यूज टू मेजर द एयर फ्लो, वेंटिलेटरी रेगुलेशन, वेंटिलेटरी मैकेनिक्स एंड लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग अ फोर्स्ड रेस्पायरेटरी मैन्यूवर फ्रॉम फुल इंस्पिरेशन। फुल इंस्पिरेशन के बाद जो फोर्स एक्सपिरेटरी मैन्यूवर करते हैं उसमें हम ये सारी चीज़ें मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पायरोमीटर। और जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। अब अगर हम बात करें कि रेस्पायरोमेट्री के लिए इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसा कि अभी जो हमारी लंग्स की डिजीज़ थी वो हो सकती हैं। साथ ही साथ हम देख लेते हैं, पहला इंडिकेशन है डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए जो हम यूज करते हैं, इसमें टू इवेल्युएट सिम्टम्स साइन आर एबनॉर्मल लेबोरेटरी टेस्ट। तो अब कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? डिजनिया हो सकती है, व्हीजिंग हो सकती है, आर्थोपनिया हो सकता है, कफ, फ्लेगम्स प्रोडक्शन एंड चेस्ट पेन। तो ये सिम्टम्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ साइन में अगर देखें तो डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड, ओवर इन्फ्लेशन, एक्सपायरेटरी स्लोविंग, शाइनोसिस, चेस्ट डिफॉर्मिटी, अनएक्सप्लेन्ड क्रेकल्स अगर हैं तो उनको भी हम देख सकते हैं। अगर एबनॉर्मल लेबोरेटरी टेस्ट की अगर बात करें तो हाइपॉक्सीमिया, हाइपरकैप्निया, पॉलीसाइथीमिया और एबनॉर्मल चेस्ट रेडियोग्राफ। तो ये हमारे डायग्नोस्टिक में आते हैं जिसमें हम इवेलुएट करते हैं सिम्टम, साइन एंड एबनॉर्मल लेबोरेटरी टेस्ट। अब अगर हम बात करें टू मेजर द इफेक्ट ऑफ डिजीज ऑन पल्मोनरी टेस्ट, डिजीज का क्या इफेक्ट पड़ता है पल्मोनरी टेस्ट पर, तो इसके लिए हम ये देखते हैं, दूसरे में मेजर करते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं टू स्क्रीन इंडिविजुअल एट रिस्क ऑफ हैविंग पल्मोनरी डिजीज। और मान लीजिए जिसको पल्मोनरी डिजीज का रिस्क है तो इसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं। जैसे कोई स्मोकर्स है तो उसमें लंग्स डिजीज होने के चांसेस होते हैं, तो हम चेक कर सकते हैं कि कितना चांसेस है, उसकी जो लंग्स का वर्किंग कैपेसिटी है डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ इंडिविजुअल इन ऑक्यूपेशनल विद एक्सपोजर टू इंजरियस सब्सटेंस, जैसे ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज की हमने बात की थी, सम रूटीन फिजिकल एग्जामिनेशंस के जरिए जो होते हैं उनमें देख सकते हैं। अब अगर हम अगला बात करें तो टू एसेस प्री ऑपरेटिव रिस्क, जो प्री ऑपरेटिव रिस्क होता है उसको एसेस करने के लिए कर सकते हैं। टू एसेस प्रोग्नोसिस, लंग ट्रांसप्लांट अगर किसी का है तो देख सकते हैं। टू एसेस हेल्थ स्टेटस बिफोर बिगिनिंग स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम, अगर कोई सीवियर फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहता है तो उससे पहले अपना हेल्थ स्टेटस जो है चेक कर सकता है इसकी हेल्प से। तो ये हमारा रहा कि डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज करना। दूसरा आता है हमारा मॉनिटरिंग के लिए यूज हम इसे कर सकते हैं टू एसेस थेराप्यूटिक इंटरवेंशन में, जैसे ब्रांकोडाइलेटर थेरेपी अगर हम दे रहे हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। स्टेरॉयड ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, जैसे अस्थमा है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है तो उसमें इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, अदर जैसे एंटीबायोटिक है इन सिस्टिक फाइब्रोसिस में देते हैं। मीन्स कुल मिला के मॉनिटर करते रहेंगे मेडिसिन अगर हम ले रहे हैं कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी जो है, वॉल्यूम है, या लंग्स की वर्किंग जो पावर है वो कैसी है। और साथ ही साथ टू डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ डिजीज, जो डिजीज का कोर्स है उसको डिस्क्राइब करते हैं। दैट अफेक्ट लंग्स फंक्शन, जो लंग्स फंक्शन को अफेक्ट करता है, जैसे पल्मोनरी डिजीज में ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज हैं, साथ ही साथ जो हमारे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हैं, साथ ही साथ कार्डियक डिजीज हैं जैसे कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, न्यूरोमस्कुलर डिजीज में गुलियन वर्रे सिंड्रोम। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अब अगर हम बात करें कि कंट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ है कि हमें पीएफटी का रेस्पायरोमेट्री का यूज नहीं करना है, जैसे अनकोऑपरेटिव पेशेंट एंड सीवियर डिस्पनिया, तो उसमें यूज करने से क्या फ़ायदा है। इन्फेक्शियस डिजीज मान लीजिए किसी को है, अगर मान लो ट्यूबरकुलोसिस है, ये हीमोप्टिसिस है, आप अननोन ओरिजिन, तो उसके लिए नहीं यूज कर सकते। न्यूमोथोरेक्स है, रिसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और अनस्टेबल एंजाइना है, ये एक्यूट डिसऑर्डर जैसे वोमिटिंग, नाजिया, वर्टाइगो, या रिसेंट एब्डामिनल और थोरेसिक सर्जरी, तो इसमें नहीं यूज करते हैं। रिसेंट आई सर्जरी, इंक्रीज इन इंट्राऑकुलर प्रेशर ड्यूरिंग रेस्पायरोमेट्री, मीन्स ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो हम अगर रेस्पायरोमेट्री करेंगे तो उसमें पेशेंट को और दिक्कतें आ सकती हैं, साइकोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली तो दिक्कत हो सकता है। थोरेसिक एन्यूरिज्म अगर है किसी को, रिस्क ऑफ रैप्चर बिकॉज ऑफ इंक्रीज थोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ हम रेस्पायरोमेट्री शुड बी अवॉइडेड आफ्टर रिसेंट हार्ट अटैक या स्ट्रोक है तो उसमें भी अवॉइड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि परफॉर्मिंग रेस्पायरोमेट्री, हाउ टू डू इट, कैसे हम परफॉर्म करते हैं।
तो सबसे पहले अगर बात करें विद होल्डिंग मेडिकेशंस बिफोर परफॉर्मिंग रेस्पिरोमेट्री विद होल्ड, तो इसमें जैसे शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है फॉर 6 आवर के लिए हम कर सकते हैं। जैसे हमारा आइप्राट्रोपियम है तो इसमें ही 6 आवर के लिए, लॉन्ग एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट है तो इसमें 12 आवर के लिए, और टियोट्रोपियम है तो इसमें 24 आवर तक का ड्यूरेशन होता है परफॉर्म करने के लिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं पेशेंट को अगर रेस्पिरोमेट्री हमें करना है तो एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ द टेस्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेट द प्रोसीजर, देन रिकॉर्ड द पेशेंट एज, हाइट एंड जेंडर, नोट व्हेन ब्रांकोडाइलेटर वाज लास्ट यूज, और फिर पूछेंगे ब्रांकोडाइलेटर अगर मेडिकेशन उसने लिया है तो कब यूज किया है। साथ ही साथ पेशेंट सिट्स कंफर्टेबली, लूजन एनी टाइट क्लॉथिंग, इम्पटी द ब्लेडर, ब्रीद इन अंटिल द लंग्स आर फुल, ब्रीद इन करना है जब तक लंग्स जो है फुल ना हो जाए। तो ये प्रिपरेशन है। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन में अगर और बात करें तो होल्ड द ब्रीद एंड सील द लिप्स टाइटली अराउंड अ क्लीन माउथ पीस, मीन्स हमें जो है होल्ड कर लेना है और लिप्स को सील कर लेना है, जो माउथ पीस होगा वहाँ पर जो है क्लीन करके। ब्लास्ट द एयर आउट एज फोर्सबली एट फास्ट एज पॉसिबल, मतलब जितना फास्ट पॉसिबल है उतना तेज से हम उसमें एयर को छोड़ेंगे। प्रोवाइड लॉट्स ऑफ इनकरेजमेंट, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा माउथ पीस है उसमें ही हमें एयर को छोड़ना है। देन कंटिन्यू ब्लोइंग अंटिल द लंग्स फील इम्पटी, और तब तक हमें फोर्सफुली छोड़ना है एयर जब तक कि हमारा लंग्स पूरी तरह से इम्पटी ना हो जाए। वॉच द पेशेंट ड्यूरिंग द ब्लो टू एश्योर द लिप्स आर सील्ड अराउंड द माउथ पीस, और जिस टाइम पेशेंट जो है फोर्सफुली एयर को एक्सपायर कर रहा हो उस टाइम हमें पेशेंट को वॉच करना है कि माउथ पीस जो है पूरी तरह से लिप्स के द्वारा सील्ड हो। चेक टू डिटरमाइन इफ एन एडिक्वेट ट्रेस हैज बीन अचीव्ड, अगर ऐसा कोई दिक्कत हो तो चेक करना है। रिपीट द प्रोसीजर एट लीस्ट ट्वाइस मोर अंटिल आइडियली 3 रीडिंग विद इन 5% ऑफ ईच अदर आर ऑप्टेन, और कम से कम इसको रिपीट करना है 2 बार और 3 रीडिंग कम से कम लेनी है। तो ये है जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। जैसे देखिए इसमें पेशेंट जो है ये देखिए नोज पर जो है क्लिप लगा दिया गया है जिससे कि माउथ से एयर पूरी तरह से निकालना है, इमेज में आपको सो रहा है। अब अगर हम बात करें रेस्पिरोग्राम पैटर्न की तो उसमें हमें जो देखने को मिलेगा नॉर्मल जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ये है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव दिक्कत है तो ये वाली प्रॉब्लम, मतलब यहाँ मीन्स जो लगभग 80 तो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 80% है तो नॉर्मल। ऑब्स्ट्रक्टिव मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव कब होगा बिलो देन 80 और रिस्ट्रक्टिव कब होगा मोर देन 80, तो ये जो है हमारा है। और अगर मिक्स्ड कब होगा ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्ट्रक्टिव दोनों होगा मीन्स, तो ये आपका हो गया। क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल पोस्ट ब्रांकोडाइलेटर रेस्पिरोमेट्री के लिए क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या है FEV1, तो इसमें क्या होगा कि परसेंटेज इसमें है कि इज इक्वल टू यार ग्रेटर देन 80, इज इक्वल टू या ग्रेटर देन 80 इसमें भी होगा FVC में भी, और FEV1 या FVC में मतलब ये होगा लेस देन 0.7। अब अगर हम बात करें रेस्पिरोग्राम पैटर्न की कि रेस्पिरोग्राम पैटर्न क्या होता है, तो इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव काज भी होते हैं रेस्ट्रिक्टिव काज भी होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव काजेज कौन कौन से होते हैं, COPD हुआ, ब्रांकियल अस्थमा हुआ, ब्रांकियोलाइटिस हुआ, न्यूमोनिया हुआ, ब्रांकियोटेक्सिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक्यूट ब्रांकाइटिस, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं ऑब्स्ट्रक्शन काज बाई जो होता है। रिस्ट्रिक्शंस किसके द्वारा होता है, ओबेसिटी हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, एसाइटिस हो गया, इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज हो गए, काइफोस्कोलियोसिस हो सकता है, प्लूरल इन्फ्यूजन हो सकता है, प्लूरल ट्यूमर हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर डिजीज हो सकते हैं, डायफ्राग्मेटिक एबनॉर्मलिटी हो सकती है, लंग्स रिसेक्शन हो सकता है, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो सकता है, इनएबिलिटी टू ब्रीथ जैसे पेन, सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर हो सकते हैं, कार्डियोमिगैली, तो ये सारी कंडीशन जो है रिस्ट्रिक्शंस काज करती हैं। तो ये हमारा रहा अभी तक जो है रेस्पिरोमेट्री। अब हम बात करते हैं लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की। तो अगर लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी की बात करें तो ह्यूमन लंग्स साइज इज डिटरमाइंड बाई जेनेटिक, जेंडर एंड हाइट। जेनेटिक्स के, जेंडर और हाइट के बेसिस पर हम डिटरमाइन करते हैं।
कि क्या साइज हो सकता है। एट मैक्सिमल कैपेसिटी एन एवरेज लंग कैन होल्ड ऑलमोस्ट 6 लीटर ऑफ एयर। जो एवरेज कैपेसिटी मैक्सिमल कैपेसिटी होती है एवरेज लंग्स की, वो 6 लीटर एयर तक होल्ड कर सकता है, जैसा कि अभी हम आपको लंग्स वैल्यूम और कैपेसिटी में काउंट करके बताएंगे। हाउ एवर लंग्स डोंट यूजली ऑपरेट एट मैक्सिमल कैपेसिटी। हालांकि ये है कि मैक्सिमल कैपेसिटी पर लंग्स जो है ऑपरेट नहीं होता, मींस ये मैक्सिमल कैपेसिटी तो होती है पर फंक्शन जो है प्रॉपरली नहीं हो पाता, उतने पर कम ज़्यादा होती रहती है, मींस चेंज होता रहता है, कभी एक्सपिरेशन तो कभी इंस्पिरेशन, तो इस तरह से। एयर इन द लंग्स इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ लंग्स वैल्यूम एंड कैपेसिटी। जो एयर हमारे लंग्स के अंदर होती है उनको हम लंग्स वैल्यूम और लंग्स कैपेसिटी में मेजर करते हैं। वैल्यूम मेजर द अमाउंट ऑफ एयर फ्रॉम वन फंक्शन such as inhalation or exhalation and capacity is measure to or more volume। मीन्स जब वन फंक्शन हो एयर का तो वो हमारा होता है लंग्स वैल्यूम, और जब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूम मिल जाते हैं तो हमारी हो जाती है लंग्स कैपेसिटी। तो ये हमारा रहा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे लंग्स वैल्यूम में कैपेसिटी होती हैं और 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक में जो हम मेजर करते हैं तो इसमें टाइम फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे कि हम डायरेक्ट एक्सप्रेस करेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल हम बोल दिए 100 ml या 1 लीटर या 2 लीटर, इस तरह से हम बोल सकते हैं। लेकिन जो हम डायनेमिक में बात करेंगे तो टाइम डिपेंडेंट होता है, मीन्स मान लीजिए 100 ml पर मिनट या 1 लीटर पर मिनट या 1 लीटर पर आवर, मीन्स जिसमें टाइम डिपेंडेंट हो वो आपका हमारा हो जाएगा डायनेमिक, और जो टाइम इंडिपेंडेंट हो वो हमारा हो जाएगा स्टैटिक। तो अब अगर हम स्टैटिक लंग वैल्यूम एंड कैपेसिटीज की बात करें, मींस जैसा कि इसमें डायरेक्ट हम टाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, जैसे कि हमारा टाइडल वैल्यूम। अब जैसे कि टाइडल वैल्यूम तो पता ही है, वैल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन और आउट ऑफ लंग्स ड्यूरिंग क्वाइट रेस्पिरेशन। क्वाइट रेस्पिरेशन के टाइम में जो हम एयर इन या आउट करते हैं वो हमारा होता है टाइडल वैल्यूम। ये नॉर्मली होता है हमारा 500 ml। कितना होता है? 500 ml होता है हमारा टाइडल वैल्यूम। देन डिक्रीज ड्यू टू लेस कॉन्ट्रक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल, और रेस्पिरेटरी मसल्स की लेस कॉन्ट्रक्शन की वजह से ये डिक्रीज भी हो सकता है, जैसे रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस अगर है तो, या डिप्रेशन कोई है तो, या रेस्पिरेटरी सेंटर में प्रॉब्लम है तो इसकी वजह से क्या डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज कब होगा? मस्कुलर एक्सरसाइज की वजह से, कोई मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें इंक्रीज हो सकता है। अब अगर हम बात करें इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम की, तो मैक्सिमल वैल्यूम ऑफ एयर which कैन इंस्पायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग अ नॉर्मल टाइडल इंस्पिरेशन। मीन्स जो हम क्वाइट रेस्पिरेशन में जो एयर को इन करते हैं, उसके अलावा मैक्सिमल वैल्यूम ऑफ एयर जो हम एंटर करते हैं वो हमारी होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द इंस्पायरेटरी पोजिशन तक हम इंस्पायर करते हैं। ये हमारी हो सकती है मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, पर जो एक एवरेज वैल्यू है वो है 2000 ml टू 3200 ml तक हो सकता है। अगर हम बात करें एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम की, तो ये भी ऐसे है कि कितना हम एयर एक्सपायर कर सकते हैं मैक्सिमली आफ्टर नॉर्मल टाइडल एक्सपिरेशन के बाद, तो ये हमारा होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, जो कि हमारा 750 से 1000 ml तक हो सकता है। अब अगर हम बात करें रेजिडुअल वैल्यूम की, तो ये जैसा कि आपको पता है रेजिडुअल मीन्स बचा हुआ वैल्यूम ऑफ एयर व्हिच रिमेन इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सपिरेशन। मीन्स मैक्सिमल एक्सपिरेशन के बाद जो अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में बची हुई होती है उसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यूम, जो कि हमारा 1200 ml के आसपास होता है। देन क्लोजिंग वैल्यूम क्या होता है? लंग्स वैल्यूम अबव रेजिडुअल वैल्यूम एट व्हिच एयर वे इन द लोअर डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द लंग्स बिगिन टू क्लोज ऑफ बिकॉज ऑफ द लेस ट्रांसम्यूरल प्रेशर इन दिस एरिया। मीन्स जो हमारे लंग्स का वैल्यूम है वो अबव हो रेजिडुअल वैल्यूम से, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एयर बेज में लोअर होने लगेगा प्रेशर जो है, और उसकी प्रेशर लोअर होने की वजह से जो हमारा ट्रांसम्यूरल प्रेशर है वो जो है लेस हो जाएगा उस एरिया में, तो इससे क्या होगा? क्लोजिंग वैल्यूम हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे। अब अगर हम बात करें कैपेसिटी की, तो हमने अभी तक देखा लंग्स वैल्यूम। अब अगर कैपेसिटी की बात करें तो पहला आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी सीधा सीधा है कि मैक्सिमल वैल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग टाइडल वैल्यूम। तो जैसे हमने पढ़ा था अभी इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम, तो इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम प्लस टाइडल वैल्यूम दोनों को मिला के अगर हम बोलें तो हमारा हो जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये हमारा होता है लगभग 2500 टू 3700
पर मीन्स ml होता है। तो हमारा होता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो कि टाइडल बैलून और इंस्पायरेटरी रिजर्व बैलून मिला के होता है। अगर हम एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो ये भी हमारा जो हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व बैलून है और टाइडल बैलून है, दोनों को मिला के हमारा होगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अगर हम वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो देखिए, मैक्सिमल वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स बाई फोर्सफुली इफर्ट बाई ए मैक्सिमल इंस्पिरेशन। मैक्सिमल इंस्पिरेशन के बाद मैक्सिमल एक्सपिरेशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें क्या आ जाएगा, पहले हमारा क्वाइट इंस्पिरेशन हुआ तो 500 ml आ गया। देन हमारा जो हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हुआ, देन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो जो हम इसको टोटल ऐड करेंगे तो हमारा लगभग मेल में आता है 4.8 लीटर और फीमेल में आता है 3.2 लीटर लगभग, ये वेरी करता है। इट प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग वाइटल कैपेसिटी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाइटल कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, तो कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे फिजिकल डायमेंशन, साइज ऑफ द इंडिविजुअल, उस पर भी डिपेंड करता है हमारी वाइटल कैपेसिटी। इट इज मोर इन मेल बिकॉज अ लार्जर थोरेसिक साइज, मोर बॉडी सरफेस एरिया, मोर मस्कुलर पावर, तो इसकी वजह से मेल में ये ज़्यादा होता है। अगर एज की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी डिक्रीजेज विद एज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स की धीरे धीरे इलास्टिसिटी लॉस होती है, इसलिए एज के साथ साथ वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज होती है। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स की, तो वाइटल कैपेसिटी इज मोर इन एथलीट्स, स्विमर्स एंड डाइवर्स, इनमें जो है ज़्यादा होती है। अगर हम पोस्चर की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी इज लेस इन सुपाइन पोजीशन देन इन इरेक्ट पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में कम होती है, इरेक्ट पोजीशन में ज़्यादा होती है। स्टैंडिंग आर सिटिंग, एज इन स्टैंडिंग पोजीशन डायफ्राम डिसेंड डाउन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इंक्रीज इंस्पिरेशन, जब ग्रेविटी के डिसेंड, हाँ ग्रेविटी की वजह से जो है इंस्पिरेशन जो है इंक्रीज होता है, इसकी वजह से हमारी वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अगर हम प्रेगनेंसी में बात करें तो प्रेगनेंसी के टाइम जो है हमारी वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब हम अगर पैथोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टिव और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज जो है उनकी वजह से दिक्कत है, जैसे पोलियोमेलाइटिस है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शंस, इम्फाइसीमा, प्लूरल इफ्यूजन, पल्मोनरी एडिमा, न्यूमोथोरेक्स, एसाइटिस, तो ये जो हमारी कंडीशंस हैं इनकी वजह से हमारी वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है। अब अगर हम बात करें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की, जिसे हम FRC बोलते हैं, तो ये क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच इज कंटेन्ड इन लंग्स एट इंड एक्सपायरेटरी पोजीशन। इंड एक्सपायरेटरी पोजीशंस पर जो है हमारे लंग्स में कितनी एयर होती है आफ्टर कंप्लीटिंग टाइडल बैलून, तो ये हमारा होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो जैसे कि आपको पता है रिजर्व बैलून होगा और एक्सपायरेटरी रिजर्व बैलून होगा, तो ये दोनों जो है हमारे मिला करके होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो इसको हम ये कितना हो सकता है, नॉर्मली 2.5 लीटर हो सकता है, मीन्स 2500 ml हो सकता है। अगर हम टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें TLC की, तो ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल इंस्पिरेशन, मीन्स टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है, कितना लंग्स में एयर आ सकती है, तो ये हमारा होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रिजर्व वॉल्यूम। तो ये नॉर्मली हमारे बॉडी में होता है 6 लीटर तक। अब अगर हम बात करें डायनेमिक लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज की, अभी तक हम स्टैटिक बात कर रहे थे, तो जो हमारा टाइम, इसमें ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, तो टाइम्ड वाइटल कैपेसिटी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर व्हिच कैन बी ब्रीथ आउट एज फोर्सफुली एंड रैपिडली एज पॉसिबल फॉलोइंग अ मैक्सिमल इंस्पिरेशन। तो ये हमारा हो जाएगा टाइम वाइटल कैपेसिटी या फोर्स वाइटल कैपेसिटी। इसमें 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जैसे क्या होता है, पहला अगर हम देखें FEV1, तो इसमें हमारा आएगा वॉल्यूम ऑफ FBC, देन हम BFBC मीन्स फोर्स वाइटल कैपेसिटी एक्सपायर्ड इन फर्स्ट सेकेंड ऑफ एक्सेलेशन, नॉर्मल वॉल्यूम 80% ऑफ फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी में आ जाएगा, सॉरी फोर्स वाइटल कैपेसिटी में। मीन्स इसमें देखिए टोटल परसेंट बता रहे हैं कि FEV2 में कितना होगा, FEV1 में होगा, FEV3 में होगा, तो इसमें परसेंटेज में होगा, तो कितने सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में कितना होगा, नेक्स्ट सेकंड में कितना होगा, नेक्स्ट सेकंड में कितना होगा, 2 सेकंड और 3 सेकंड में, यही चीज़ है।
अब अगर इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें कि डायनेमिक का क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, तो हेल्प इन डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर। ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर को डिस्टिंग्विश करने में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ इन रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर चेस्ट एक्सपेंशन इज रेस्ट्रिक्टेड, दस वाइटल कैपेसिटी डिक्रीजेज एंड FEV1 रिमेन्स नॉर्मल। एग्जाम्पल इम्फाइसीमा, काइफोस्कोलियोसिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिटिस, इसमें ये जो होता है रेस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर में। साथ ही साथ इन ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर इंस्पिरेशन इज नॉर्मल बट एक्सपिरेशन इज ऑब्स्ट्रक्टेड, तो इसकी वजह से क्या होगा, सो वाइटल कैपेसिटी इज नॉर्मल बट FEV1 डिक्रीजेज। एग्जाम्पल जैसे ब्रांकियलस था, तो ये हमारा है। अब और अगर हम बात करें तो हमारा फोर्स एक्सपायरेटरी फ्लो ड्यूरिंग 25 to 70% ऑफ एक्सपिरेशन, तो इसमें भी वही मीन एक्सपायरेटरी फ्लो रेट ड्यूरिंग मिडिल 50% ऑफ FBC मीन्स फोर्स वाइटल कैपेसिटी, तो इसमें ये हमारा होता है 300 लीटर पर मिनट। तो ये इसमें कुल मिला के टाइम डिपेंडेंट है, बस ये हमारा टाइम डिपेंडेंट है, ये हो गया हमारा। और साथ ही साथ अब अगर हम बात करें लास्ट पल्मोनरी रिजर्व या ब्रीदिंग रिजर्व क्या होता है, तो मैक्सिमल अमाउंट ऑफ एयर अबव द पल्मोनरी वेंटिलेशन दैट कैन बी ब्रीद्ड इन और आउट ऑफ द लंग्स इन पर मिनट, तो इसे हम बोलेंगे पल्मोनरी रिजर्व। सीधा सीधा है, पल्मोनरी रिजर्व मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अबव द पल्मोनरी वेंटिलेशन, जितना हम ब्रीद इन करते हैं और आउट करते हैं लंग्स में 1 मिनट में, उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी रिजर्व या ब्रीदिंग रिजर्व बोलते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट pulmonary function test, respirometry and vital capacity and lungs volume। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।